हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 का मैंने बताया था कि हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। काफ़ी स्टूडेंट्स वो नहीं करते प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का बोर्ड्स के अंदर रुझान थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। स्टूडेंट्स मोस्टली उसको स्किप करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि उसको नहीं मैं करवाऊँगा, और वैसे भी डिजिटली मेरे लिए करवाना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम चैप्टर 9 करेंगे और उसके बाद चैप्टर 10 करेंगे, और उसके बाद हमारी ये जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, वो जो उसके एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वो मैं शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए अपलोड करूँगा, और उसके जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसी तरह मेन वीडियोस के तौर पे अपलोड करूँगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लें कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, और इसके अंदर साइड्स क्या क्या कहलाती हैं। क्योंकि बेसिकली अगर रट्टा मारना तो वो तो बड़ा आसान है, फार्मूला याद करें, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि उसमें होता क्या है। मुझे याद है कि मैंने ये काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हो मेरी, तो उन लोगों के लिए है। जो आपकी ये जो राइट एंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है बेसिकली, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके ऑपोजिट साइड जो होती है, जिस तरह ये वाली साइड आपकी जा रही है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसको हम नाम देंगे सी का। ये जो क्वेश्चंस जितने भी हम करेंगे इसके अंदर हाइपोटेन्यूज हमेशा सी होगा। और बाकी जो दो साइड्स होती हैं ना, वो इंटरचेंजेबल होती हैं। उनके नाम, एक होती है परपेंडिकुलर, या इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, और दूसरी आपके पास होती है बेस। अब ये इंटरचेंजेबल कैसे होती हैं वो समझ लें। आपके पास एक एंगल इधर होता है, एक एंगल इधर होता है। तो फ़र्ज़ करें कि आप इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं, तो तब आपके पास इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इसी तरह की, लेकिन अब मैं इस एंगल को डिस्कस कर रहा हूँ, अंडर कंसिडरेशन लेके आ रहा हूँ, तो अब इस एंगल के ऑपोजिट साइड वाली जो होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो ये फ़र्क होता है परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत काम आएगी कि जब आपको ये पहचान करनी होती है कि परपेंडिकुलर और बेस में फ़र्क क्या होता है। अमूमन आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज का ही फ़र्क बताया जाता है कि सबसे लॉन्गर साइड होती है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान भी डिफरेंस, ये चीज़ याद रखें कि ये कैसे होती है। अमूमन इसको जो टीचर्स होते हैं वो यही कह देते हैं कि एक जैसी बात है, आप इंटरचेंजेबल है, लेकिन क्यों है वो आपको मैंने अभी वजह बता दी है कि जो आप एंगल डिस्कस कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर आप ये वाला एंगल डिस्कस कर रहे हैं फिर परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगी। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल डिस्कस कर रहे हैं तो फिर परपेंडिकुलर इधर और बेस इस तरह चेंज हो जाती है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज 9.1 है ये मैंने देख ली है, बहुत आसान है। क्योंकि ये वाला जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाली बुक मैंने पहले कभी पढ़ाई नहीं हुई, तो ये मैं साथ साथ अभी जब देख रहा हूँ तो साथ साथ ही पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी अभी आपको मैंने बताया था, सी क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो लॉन्गर साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये इंटरचेंजेबल है इस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम आप सिर्फ तीन साइड्स ही डिस्कस करें, इसमें कोई एंगल का इशू है ही नहीं। तो आपने थर्ड साइड निकालनी है ए बी। इसका पहला पार्ट करते हैं। ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 4 है, और सी आपके पास नहीं दिया हुआ। तो ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 स्क्वायर।
तो 9 + 16, यहाँ से आपके पास 25 आ गया। और जब आप यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों साइड पे बेसिकली आप स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। सिंपल सा था, फॉर्मूला था, याद करें और उसको अप्लाई कर दें, आपका आंसर आ गया। अब आप आ जाएं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको पास a दिया हुआ है, c दिया हुआ है, और जबकि आपको अब b निकालना है। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, c² = a² + b²। एक अहम चीज़ बताना मैं भूल गया कि इस फार्मूले को कहते हैं क्या है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, या उर्दू में हम इसको फीसागोरस पढ़ते होते थे जो उर्दू मीडियम वाले हैं। फीसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं। तो इस फार्मूले का नाम पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये हमेशा एप्लीकेबल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। c की वैल्यू 13 है, पुट कर दें। a की वैल्यू 5 है, वो भी पुट कर दें। b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको ऐसे ही रहने दें। 13² 169, 5² 25, 25 लेफ्ट साइड पे आके -25 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 144। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। ये कैंसिल हो गया। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 12। तो b की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। थर्ड पार्ट है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 61 है, जबकि a की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब इसमें वही दोबारा पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यूज इंसर्ट करें। 61² a² ऐसे ही आ जाएगा, b² यानी कि 5 का स्क्वायर। 61 × 61, 61 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1661666636। 3721 = a² + 5² 25। 25 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो -25। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाना चाहिए, 4 निकालने तो 36। तो 3696 का जब आप स्क्वायर रूट दूसरे तरीके से निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए, तो आपके पास आ जाएगा 4231 स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। डेसिमल्स के साथ हम जो होते हैं एग्जामिनर्स वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका आंसर। तो जो बुक के पीछे आंसर होता है वही माना जाता है। और ओवरऑल स्क्वायर रूट्स के अगर हवाले से बात की जाए तो हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर ही आंसर आना चाहिए। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो सीधा सीधा आपका होल नंबर एक आंसर होगा, वरना आपका जो आंसर होगा वो स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक, तो डायरेक्ट कैसे निकालना, ये भी मैंने बहुत दफ़ा बताया होगा। 3696 है ना, मेरे कहने का मकसद ये है कि 3696 स्क्वायर रूट को इस फॉर्म तक कैसे लेके जाना है। तो 3696 इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो 3696 डिवाइडेड बाई 2 1848। दोबारा इसको 2 से डिवाइड कर दें, 924। दोबारा 2 से डिवाइड कर दें, 4
6 2। दोबारा 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 1। तो बेसिकली ये चीज़ आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 231। और याद रखें इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट चल रहा है, तो दो दो की वैल्यूज़ का पेयर बना दें, 2 स्क्वायर, ये दो मिलके 2 स्क्वायर हो गए, 231 आ गया। और यहाँ से स्क्वायर रूट ऊपर सेपरेट कर दें हर एक के लिए। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ भी सिर्फ 2 बच गया, यहाँ भी 2 बच गया, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। और इसके अंदर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो स्क्वायर रूट है वो बरकरार रहेगा। तो ये आपका यही वाला आंसर आ गया।